वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे इकोनॉमिक्स के लगभग 60 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होंगे। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का आज ही पेपर है, मुझे पता चला 201 वाला जो आपका कोड का पेपर है इकोनॉमिक्स का, यानी कि पेपर नंबर 1, जिसमें आपको हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट पेपर 1 आपको देखना है। इकोनॉमिक्स दो जो है इसका 201 वाला जो कोड का पेपर है, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ये। 202 वाले के लिए भी मैं व्यवस्था कर दूंगा, हो सकेगा तो। देखिए, तो 60 क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। 50 प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। आइए बिना समय गवाए हुए मैं उन प्रश्नों की तरफ बढ़ता हूँ और तीव्र गति से आगे बढ़ता हूँ। ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न आ चुका है, देखें पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से। अरस्तु की शिक्षण संस्था का क्या नाम था, बताएंगे फटाफट से। अरस्तु की शिक्षण संस्था का क्या नाम था भाई, बताइए। अरस्तु की शिक्षण संस्था का क्या नाम था? बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। अकादमी, या फिर लिसियम, या फिर स्कूल ऑफ आर्ट, या फिर स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। तो अरस्तु की शिक्षण संस्था का क्या नाम था? अरस्तु की शिक्षण संस्था का नाम था लीसियम। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न है, अरस्तु की सबसे बड़ी रचना कौन सी इनमें से? स्टेटसमैन, पॉलिटिक्स, या लॉज, या प्रिंस? तो अरस्तु की इनमें से जो सबसे प्रमुख रचना है, उस रचना की अगर बात की तो सबसे प्रमुख रचना है पॉलिटिक्स। इनकी सबसे प्रमुख रचना है अरिस्टोटल की, अरस्तु की। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। बढ़िया प्रश्न परीक्षा में आता है। अगला प्रश्न है, अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स कितने भागों में विभाजित है? तो अरस्तु की पुस्तक जो पॉलिटिक्स है वो कितने भागों में विभाजित है? वो 3 भागों में, कितने भागों में? 8 भागों में विभाजित है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 भागों में बटी हुई है अरस्तु की पुस्तक जो पॉलिटिक्स है, ये बात ध्यान रखेंगे। और एक वीडियो मैंने इससे पहले मतलब 2023 के लिए ही डाला था, तो अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिएगा। उसमें आप मतलब कि बीए थर्ड सेमेस्टर का इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर मैंने चर्चा करी है, तो आप उसको देख लीजिएगा, वो भी आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अरस्तु के अनुसार क्रांति का क्या कारण होता है? अरस्तु के अनुसार क्रांति के कारण की अगर बात की जाए तो देखिए, असमानता और अन्याय जहाँ पर होगा वहाँ क्रांति होगी। अनुचित सम्मान और अपमान किया जाएगा तो भी वहाँ पर क्रांति हो सकती है। शासकों की उदंड उदंड मतलब कि उदंडता, स्वार्थपरता और भ्रष्टाचार से भी क्रांति हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे, इनमें से सभी कारणों से क्रांति हो सकती है, ऐसा मानते हैं अरस्तु। अगला प्रश्न है, अरस्तु के गुरु का क्या नाम था? तो अरस्तु के गुरु का नाम था प्लेटो, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, अरस्तु किसका गुरु था? तो अरस्तु गुरु था इसका क्या नाम है, क्या बोलते हैं, जो विश्व विजय के अभियान पर निकला था, अलेक्जेंडर, यानी कि सिकंदर की बात करें तो सिकंदर का गुरु था अरस्तु। अरस्तु का गुरु था प्लेटो, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बढ़िया प्रश्न है। राज्य, कुलों और ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका अ, उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति होता है। जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति होता है। राज्य, कुलों और ग्रामों का एक ऐसा समुदाय होता है। यह कथन किसका है, बताइएगा। यह कथन किसका है भाई, फटाफट से आप बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यह कथन किसका है, फटाफट से आप बताएंगे। बिल्कुल ये कथन आपका है, किसका? अरिस्टोटल, बिल्कुल करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अरस्तु के राज्य संबंधी विचारों के संबंध में कौन सा कथन गलत है इनमें से? देखिए, अरस्तु के बारे में कौन सा कथन इनमें से गलत है? देखिए, राज्य सर्वोच्च समुदाय है, बिल्कुल ठीक है। राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है, ये भी अरस्तु मानते हैं। राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है, ये भी अरस्तु मानते हैं। राज्य एक कृत्रिम समुदाय है, ऐसा अरस्तु नहीं मानते। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये गलत है। अगला प्रश्न है, राज्य यानी संविधान, राज्य संविधानों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? राज्यों यानी कि संविधानों का वर्गीकरण जो है सबसे पहले मतलब वैज्ञानिक वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? सुकरात, अरस्तु, रूसो, या हॉब्स? तो इसका सबसे अच्छा वर्गीकरण किया है अरस्तु ने, इसीलिए अरस्तु पॉलिटिकल साइंस के जनक भी माने जाते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार आदर्श राज्य में जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो अरस्तु के अनुसार एक आदर्श राज्य में जो जनसंख्या होनी चाहिए वो लगभग अगर बात करें तो मतलब कितनी कम होनी चाहिए, आपसे पूछा गया कितनी होनी चाहिए, ये पूछा गया। तो अरस्तु के अनुसार आदर्श राज्य में जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो बहुत कम होनी चाहिए, ये उन्होंने बताया। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार राज्य के 3 अंग कौन कौन से हैं? तो अरस्तु के अनुसार राज्य के 3 अंग जो हैं, बताएं। प्रश्न क्या था, अरस्तु के आदर्श राज्य में जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? प्रश्न बढ़िया है। तो अरस्तु के आदर्श राज्य में जनसंख्या जो है, ना तो बहुत अधिक होनी चाहिए और ना ही बहुत कम होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न क्या है, ये राज्य जो है संविधानों का, तो इसका करेक्ट आंसर अरस्तु होगा। बिल्कुल ठीक है, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं। अरस्तु के अनुसार सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं? तो उसमें से आपका देखेंगे असेंबली, मजिस्ट्रेसी और जुडिशरी, ये 3 अंग होते हैं राज्य के, ठीक है, सरकार के। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अरस्तु के दास्ता संबंधी विचारों के संबंध में कौन सा कथन गलत है इनमें से? तो अरस्तु के दास्ता संबंधी विचारों में जो आस्था मतलब गलत है, देखिए, दास्ता प्राकृतिक है, दास्ता नैतिक है, और दास्ता स्वामी वर्ग और समाज के लिए लाभप्रद है, दास्ता दास के लिए अनुपयोगी है। ये गलत है, बाकी तीनों सही हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे, इस प्रश्न के हिसाब से सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्लेटो द्वारा लिखित प्रमुख ग्रंथ कौन कौन सा है इनमें से? बताइएगा सभी लोग। प्लेटो के द्वारा लिखित प्रमुख ग्रंथ इनमें से कौन सा है? पॉलिटिक्स या प्रिंस या रिपब्लिक या लेबियाथन? बताएं। तो प्लेटो ने क्या लिखा है, कौन सी पुस्तक लिखी प्लेटो ने? प्लेटो के द्वारा लिखित ग्रंथ का इनमें से क्या नाम है? फटाफट से आप बताएंगे। बिल्कुल, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक है प्लेटो। पॉलिटिक्स तो अरस्तु ने लिखा था, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेवियाथन थॉमस हॉब्स की पुस्तक है, और ये मैकियावेली की पुस्तक है, द प्रिंस। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, प्लेटो के गुरु का क्या नाम था? बताएं। प्लेटो के गुरु का क्या नाम था? प्लेटो के गुरु का क्या नाम था? सुकरात। बिल्कुल सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, सुकरात के शिष्य थे प्लेटो, ठीक है। प्लेटो के शिष्य थे आपके अरस्तु, और अरस्तु के शिष्य थे सिकंदर। क्लियर, ध्यान रखेंगे। और सुकरात सबके गुरु हैं, मतलब कि सुकरात गुरु थे प्लेटो के। ओके, जैसे सिकंदर का गुरु था अरस्तु, अरस्तु का गुरु था प्लेटो, प्लेटो का गुरु था सुकरात। क्लियर, ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, रिपब्लिक राजनीति शास्त्र का ग्रंथ नहीं है, वरन शिक्षा पर कभी भी लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। यह कथन किसका है? यह कथन किसने कहा था रिपब्लिक ग्रंथ को लेकर के? तो यह कथन किसने कहा था? रूसो का कथन है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्लेटो पुस्तक रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? द लॉज, या कंसर्निंग जस्टिस, या स्टेटसमैन, या कंसर्निंग लिबर्टी? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? कंसर्निंग जस्टिस, ये रिपब्लिक का उपशीर्षक है प्लेटो की पुस्तक का। कंसर्निंग जस्टिस करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ओके, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न है, प्लेटो के साम्यवाद का सिद्धांत है लोकतांत्रिक, कुलीन तंत्रात्मक, वैधानिक या भौतिकवादी? तो कैसा है? कुलीन तंत्रात्मक है। प्लेटो के साम्यवाद का सिद्धांत कैसा है? कुलीन तंत्रात्मक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्लेटो का वास्तविक नाम क्या था? तो प्लेटो का वास्तविक नाम था अरिस्तोक्लीज। अरिस्तोक्लीज कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए में दिया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लेटो का वास्तविक नाम क्या है? अरिस्तोक्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की विशेषता बताएं। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की विशेषता है इनमें से बताएं। इनमें से कौन सी विशेषता प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की? देखिए, राज्य द्वारा नियंत्रित अनिवार्य शिक्षा, ये बिल्कुल ठीक है। स्त्री पुरुष दोनों के लिए शिक्षा, ये भी ठीक है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, तो प्लेटो शिक्षा सिद्धांत की ये तीनों विशेषताएं हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है एग्जाम में, निम्नलिखित में से कौन सी प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषता नहीं है इनमें से? तो प्लेटो के न्याय सिद्धांत की क्या विशेषता नहीं है, फटाफट से आप बताएंगे। तो देखिए, प्लेटो के न्याय सिद्धांत में कार्य विशिष्टता का सिद्धांत है, नैतिक सिद्धांत, दार्शनिक शासक, ये सब बिल्कुल है न्याय सिद्धांत के अंतर्गत। न्याय कृत्रिम है ऐसा नहीं बताते प्लेटो। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्लेटो की शिक्षा पद्धति है, प्लेटो की शिक्षा पद्धति कैसी है? प्लेटो की शिक्षा पद्धति जो है एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा पद्धतियों के गुणों का समन्वय किया है प्लेटो ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 10वां क्वेश्चन मतलब अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सी प्लेटो के आदर्श राज की विशेषता नहीं है? बताएं। निम्नलिखित में से कौन सी प्लेटो के आदर्श राज की विशेषता नहीं है? देखिए,
दार्शनिकों का शासन, न्याय पर आधारित राज्य, स्त्री पुरुष का समान अधिकार, ये तीनों बातें तो प्लेटो अपने आदर्श राज्य में बताते हैं, जबकि शिक्षा देना परिवार का दायित्व ये नहीं बताते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न के हिसाब से डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से देखेंगे। प्रश्न है, अमर्त्य सेन निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे? फटाफट से आप बताएंगे अमर्त्य सेन किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। तो अमर्त्य सेन की अगर बात की जाए तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो थे वो किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे? वो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इन सभी के प्रोफेसर रह चुके हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकी अगर बात की जाए किसकी, अमर्त्य सेन की, बड़े अच्छे विद्वान हैं अमर्त्य सेन, ये बात ध्यान रखेंगे। अमर्त्य सेन की अगर बात की जाए तो बड़े ज़बरदस्त विद्वान हैं अमर्त्य सेन, ठीक है। और अमर्त्य सेन, जगदीश भारती, ये लोग बड़े अच्छे अर्थशास्त्री रहे हैं भारत के लिए। अमर्त्य सेन जी का जन्म हुआ था 3 नवंबर को 1933 ईस्वी को, शांति निकेतन में इनका जन्म हुआ था। ये आप देखते हैं खास करके 23 उम्र की अवस्था में ही जादवपुर विश्वविद्यालय कलकत्ता में प्रोफेसर बन जाते हैं। फिर उसके बाद में 1959 ईस्वी में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त करी। और इसके बाद में देश विदेश की जिन प्रख्यात स्थानों में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे हैं, उनमें जैसे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यहाँ सब इन्होंने काम किया। अब आप सोचो कि कितने विद्वान आदमी हैं ये। तो ये है अमर्त्य सेन जी, ध्यान रखेंगे इस बात को। ओके, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर अगला क्या पूछा गया है, यानी सभी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहिए। अगला प्रश्न है, वर्ष 1998 में अमर्त्य सेन को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार अलंकरण से सम्मानित किया गया? तो 1998 में अमर्त्य सेन को कौन सा पुरस्कार मिला था? 1998 में इनको मिला था भाई कौन सा, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जगदीश भगवती में किस देश के नागरिक हैं? वर्तमान में किस देश के नागरिक हैं जगदीश भगवती, बताएं। जगदीश भगवती की बात की जाए तो जगदीश भगवती जो है उनका जन्म हुआ था 1934 में, गुजराती परिवार में जन्म हुआ था। और इन्होंने सिंडेन हैम कॉलेज मुंबई से बीकॉम की डिग्री प्राप्त करी थी। और कैम्ब्रिज के सेंट जॉन कॉलेज में अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड की यात्रा भी करी थी इन्होंने। 1956 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इन्होंने अर्थशास्त्र में दूसरी बार बीए करा, ठीक है। और उसके बाद में 1957 से 1959 ईस्वी के बीच उन्होंने ऑक्सफोर्ड के नफील्ड कॉलेज में अध्ययन किया। और उन्होंने 1961 ईस्वी में चार्ल्स पी किंडलबर्जर के निर्देशन में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में निबंध शीर्षक पर पीएचडी की उपाधि करी और शोध प्रबंध जमा करा। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें जो है इनके बारे में बताई जाती हैं। इनको भारतीय अर्थमितीय समाज का महाल नोबिस स्मारक पद भी मिला 1974 में। 1982 में अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के फेलो का पुरस्कार मिला। पद्म विभूषण मिला 2000 ईस्वी में जगदीश भगवती को, ठीक है। इसके अलावा इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला 2004 में। 2006 में उगते सूरज, सोने और चांदी के सितारे का आदेश मिला। ऐसे ही आप देखेंगे अमर्त्य सेन के बहुत बड़े सारे, शांति निकेतन में जन्म हुआ 1933 में, प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता से स्नातक प्राप्त होते 1953 में। इसके बाद में आप देखते हैं इनको भारत रत्न से भी अलंकृत किया गया 1999 में अमर्त्य सेन जी को। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार तो 1998 में मिला ही इनको। 1998 में ही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज के मास्टर के रूप में चुने जाते हैं। और भी तमाम प्रकार के इनके बारे में चीज़ें हैं इन दोनों के, तो बड़े अच्छे विद्वान हैं। तो प्रश्न क्या पूछा गया है, जगदीश भगवती वर्तमान में किस देश के नागरिक हैं? तो जगदीश भगवती जो है वर्तमान में किस देश के नागरिक है भैया? बिल्कुल अमेरिका के नागरिक हैं जगदीश भगवती वर्तमान में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जगदीश भगवती किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है? जगदीश भगवती जो है ये किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है? ये आपके कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रोफेसर जगदीश भगवती के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो इनमें से अगर बात की जाए तो देखिए उनका जन्म 1934 एक गुजराती परिवार में हुआ था, बिल्कुल। उनका कार्य क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। और उन्होंने वर्ष 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार सम्मानित उनको किया गया, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, ऊपर सभी चीज़ें उनके बारे में बिल्कुल सटीक हैं। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रोफेसर मेहता
बढ़िया प्रश्न ये पूछा गया है। प्रोफेसर मेहता ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन कार्य किया? बताइएगा सभी लोग। प्रोफेसर मेहता की बात करें, इनका पूरा नाम है प्रोफेसर जे.के. मेहता। प्रोफेसर जे.के. मेहता की अगर बात की जाए तो प्रोफेसर जे.के. मेहता का जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1901 ईस्वी को मुंबई के एक पारसी परिवार में। उनकी शिक्षा राजनंद गांव से ही हुई थी। उच्च शिक्षा के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय जाते हैं। 1925 में अर्थशास्त्र विषय में एमए की डिग्री प्राप्त करते हैं वहाँ से। 1927 में उनकी नियुक्ति प्राध्यापक के रूप में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में हो जाती है, जहाँ से 1963 में अध्यापन का कार्य करते हुए अर्थशास्त्र के विभागाध्यक्ष के पद पर सेवानिवृत्त हुए। फिर बाद में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी नई दिल्ली के द्वारा की संस्तुति पर के आधार पर 1963 से 1969 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में यूजीसी के प्रोफेसर के रूप में अपना बहुमूल्य योगदान दिया और 1980 अगस्त के महीने में इनका देहावसान हो जाता है, जे.के. मेहता का प्रोफेसर। ठीक है, बड़े अच्छे विद्वान थे ये। तो अर्थशास्त्र की इलाहाबादी परंपरा के रूप में इनको जाना जाता है। और आपको बता दूं इनकी कई पुस्तकें हैं, जैसे कि फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक ऑफ ग्रोथ, इकोनॉमिक फिलोसॉफी, इकोनॉमिक थियरी, लेटर्स ऑन मॉडर्न इकोनॉमिक थियरी इनकी पुस्तक है। इसके अलावा एडवांस इकोनॉमिक थियरी, ये सब प्रोफेसर जे.के. मेहता की पुस्तकें हैं। ओके, प्रोफेसर जे.के. मेहता किस विश्वविद्यालय में अध्ययन कार्य किया इन्होंने? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, इच्छाओं के लोप संबंधी विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? तो इच्छाओं के लोप संबंधी विचारधारा के जो प्रतिपादक थे वो थे आपके जे.के. मेहता, प्रोफेसर जे.के. मेहता। अगला प्रश्न है, व्यक्ति को सुख का अनुभव तब प्राप्त होता है जब उसकी आवश्यकताएं शून्य हो जाती हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन भी प्रोफेसर जे.के. मेहता का ही ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, अधिकतम सुख इच्छा रहित अवस्था में निहित है, यह विचार किसका है? तो अधिकतम सुख इच्छा रहित अवस्था में निहित है, यह विचार किसका है? यह विचार जो रहा है, यह विचार प्रोफेसर जे.के. मेहता का ही रहा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर मेहता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इनमें से देखिए, प्रोफेसर मेहता आवश्यक विहीनता के सिद्धांत के प्रतिपादक थे, बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है इनके संबंध में। इसके अलावा प्रोफेसर मेहता इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के विषय के प्रोफेसर थे, ये बात बिल्कुल भी ठीक है। प्रोफेसर मेहता का जन्म एक गुजराती परिवार में हुआ था? नहीं, गुजराती नहीं, पारसी परिवार में इनका जन्म हुआ था, ये बात ध्यान रखेंगे। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म एक प्रकार से पारसी परिवार में हुआ था, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, मुंबई के एक पारसी परिवार में हुआ था 25 दिसंबर 1901 ईस्वी को, तो ये गलत हो जाएगा। यानी कि ये जो है तीसरा ऑप्शन बिल्कुल गलत है। प्रोफेसर मेहता की मृत्यु 1980 में हुई थी, बिल्कुल ठीक है ये। तो इस तरीके से आपका सी ऑप्शन जो है इसका गलत है, बाकी तीनों सही है इनके संबंध में। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। सात क्रांतियों के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने किया? बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सात क्रांतियों के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने किया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, लोहिया ने यानी कि राम मनोहर लोहिया ने भारतीय समाजवादी दल की स्थापना कब करी? भारतीय समाजवादी दल की स्थापना डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने करी थी कब? 1955 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत विभाजन के दोषी व्यक्ति की रचना किसने करी? पुस्तक है, तो भारत विभाजन के दोषी एक पुस्तक है, इसकी रचना करी थी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बारे में जो कथन सत्य है इनमें से वो कौन सा होगा? देखिए, इनमें से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म जो हुआ था, आपसे पूछा गया, मतलब दिखा गया कि भाई 23 मार्च 1910 में हुआ। तो इनका जन्म जो हुआ था कब हुआ था? 23 मार्च 1910 को हुआ था लोहिया का जन्म, बिल्कुल ठीक बात है ये कथन सत्य है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ये वैचारिक क्रांति के नायक हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। और अकबरपुर यानी अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है। और सप्त क्रांति सिद्धांत का प्रवर्तन भी ये करते हैं। ठीक है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने विकेंद्रित अर्थव्यवस्था का समर्थन भी किया, ये बात भी ठीक है, सप्त क्रांति का सिद्धांत का प्रवर्तन किया। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी चीजें सही हैं इनके संबंध में। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगले प्रश्न की अगर बात की जाए, अच्छा, भारतीय समाजवादी दल की स्थापना भी 1955 में इन्होंने करी। इसके अलावा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं ये। महात्मा गांधी की विचारधारा से प्रभावित होकर के 1938 और 1936 मतलब 1946 तक उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद का डट करके विरोध किया। आपको बता दूं 12 नवंबर 1967 ईस्वी को इनका देहांत हो जाता है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का। इनकी
3 पुस्तकें बड़ी फेमस हैं। एक तो व्हील ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास चक्र, एक पुस्तक है इनकी मार्क्स, गांधी और समाजवाद, और तीसरी पुस्तक है इनकी भारत विभाजन के दोषी व्यक्ति, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। तो ये 3 पुस्तकें इनकी बड़ी फेमस हैं। ओके, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, समाजवाद गरीबी के समान वितरण का नाम नहीं बल्कि समृद्धि के अधिकाधिक वितरण का नाम है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है, यह कथन भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का है, ये बात ध्यान रखेंगे। चौखंबा सिद्धांत या चौखंबा राज की परिकल्पना किसने करी? तो भी लोहिया जी ने करी थी, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। प्रश्न है एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? फटाफट से आप बताएंगे। द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर के आदर्श थे। डॉक्टर अंबेडकर के आदर्श कौन थे? गौतम बुद्ध, कबीर या ज्योतिबा फुले, फिर इनमें से सभी? तो इनके सभी जो थे, यानी अंबेडकर के आदर्श में गौतम बुद्ध, कबीर दास और ज्योतिबा फुले सभी थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा की निम्न में से किस समिति के सभापति थे? तो प्रारूप संविधान समिति यानी संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे, मतलब अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभापति थे। अगला प्रश्न, दी प्रॉब्लम ऑफ रूपी पर निम्नलिखित में से किसने शोध किया? तो दी प्रॉब्लम ऑफ रूपी पर शोध किसने किया? इस पर शोध किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है आपसे ये पूछा गया है। ये बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 16 अगस्त 1899 मतलब 91 में हुआ था क्या? ये बताएं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात की है तो 14 अप्रैल को उनका जन्म हुआ था 1891 में। ये 16 अगस्त गलत दिया हुआ है, तो यही ऑप्शन बिल्कुल इनका गलत है इनके संबंध में। इंदौर के पास महू छावनी में इनका जन्म होता है भीमराव अंबेडकर जी का। और इनका जन्म जो होता है, जन्म के समय इनका नाम भीम सकपाल था। महार जाति से बिलोंग करते थे, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हुआ। और महाराष्ट्र में अछूत समझी जाती है ये जाति। भीमराव जी के पिता का नाम था रामजी सकपाल, कबीर के अनुयायी थे, और इस कारण से मतलब उनके मस्तिष्क में जातिवाद के लिए कोई स्थान नहीं था, भीमराव अम्बेडकर जी के पिताजी के लिए भी। और भीमराव अम्बेडकर ने हाई स्कूल तक का अध्ययन जो है 17 से किया, फिर 1907 में हाई स्कूल की परीक्षा पास करी। उसके बाद में भीमराव एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में आगे बढ़ते हैं और बहुत ज़बरदस्त जो है ये अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रवेश लेते हैं 1913 ईस्वी में। फिर इसके बाद में वे भारत के पहले अछूत और महार थे जो पढ़ने के लिए विदेश गए थे, मतलब ये कहा जाता है। विश्वविख्यात अर्थशास्त्री प्रोफेसर सेलमैन अम्बेडकर के अध्यापक हुए ये, और 1911 मतलब 15 ईस्वी में उन्होंने अर्थशास्त्र विषय में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण करी। 1917 में उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से ही पीएचडी की उपाधि प्राप्त करी, और उसके बाद में 1916 में पीएचडी का शोध प्रबंध प्रस्तुत करने के बाद ये लंदन आ जाते हैं, और यहाँ उन्होंने विधि के अध्ययन के लिए द ग्रेज इन और अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए विश्व की प्रसिद्ध शिक्षण संस्था लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में प्रवेश लिया। और इस तरीके से ये बहुत विद्वान आदमी हुए, मतलब बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं भीमराव अम्बेडकर। उनका जन्म 16 अगस्त को नहीं हुआ था, 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, तो ये गलत है। अम्बेडकर के इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना 1936 में की, ये ठीक बात है। अम्बेडकर ने कहा था कि भारतीय कृषि की समस्या का समाधान है औद्योगिकरण, ये भी ठीक है। डॉक्टर अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे, बिल्कुल ठीक है। तो ये 3 कथन नीचे वाले बिल्कुल ठीक है, ऊपर वाला कथन इनके जन्म के संबंधित तो गलत है। अगला प्रश्न, भारतीय बुद्ध महासभा की स्थापना किसने करी थी? तो भारतीय बुद्ध महासभा की स्थापना करी थी इन्होंने ही, यानी भीमराव अम्बेडकर ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। रोमेश चंद्र दत्त का जन्म कब हुआ था? बताएंगे सभी लोग फटाफट से। रोमेश चंद्र दत्त का जन्म कब हुआ था बताइए। रोमेश चंद्र दत्त बड़े अच्छे विद्वान हैं रोमेश चंद्र दत्त। इनका जन्म कब हुआ था फटाफट से आप बताएंगे। 1848 में इनका जन्म होता है, बिल्कुल ठीक बात है, 1848 में इनका जन्म होता है। और रोमेश चंद्र दत्त जी का जन्म 1848 में होता है। कलकत्ता के एक बंगाली परिवार में इनका जन्म होता है। मृत्यु 1909 में हो जाती है। इनकी एक पुस्तक है, बड़ी फेमस पुस्तक है, इंडियन इन द विक्टोरियन एज। इनकी एक पुस्तक और है फेमनीन्स मतलब कि फेमनीज इन इंडिया, और विक्टोरियन इरा मतलब कि विक्टोरियन इन द विक्टोरियन मतलब कि इंडिया इन द विक्टोरियन एज, ये पुस्तक इन्होंने लिखी। बड़ी फेमस पुस्तकें हैं ये सब, ध्यान रखेंगे इन पुस्तकों के बारे में।
आपको बता दूं 1899 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने जाते हैं ये। और 1900 ईस्वी में लंदन विश्वविद्यालय में भारतीय इतिहास के आचार्य नियुक्त किए जाते हैं ये। भारत का आर्थिक इतिहास यानी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन्होंने पुस्तक लिखी। 2 खंडों में प्रकाशित हुई ये पुस्तक। एक तो प्रारंभिक काल में यानी द अर्ली ब्रिटिश रूल पुस्तक का प्रकाशन हुआ, और दूसरे भाग में विक्टोरिया के शासनकाल यानी विक्टोरिया इरा का वर्णन किया है, और दूसरी पुस्तक इनकी है फेमिनिज्म इन इंडिया। इस तरीके से कई पुस्तकों का सृजन किया इन्होंने। रोमेश चंद्र दत्त, इनका जन्म कब होता है? 1848, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिएगा, निम्न में से किस पुस्तक के लेखक आरसी दत्त थे? तो इनमें से कौन सी पुस्तक आरसी दत्त ने लिखा है? इसमें से देखिए, भारत का आर्थिक इतिहास, भारत में दुर्भिक्षु, विक्टोरिया काल में भारत, ये तीनों पुस्तकें इनकी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रोमेश चंद्र दत्त के अनुसार भारत में कृषि की दुर्दशा का कारण क्या था? तो कृषि की दुर्दशा का कारण था भूमि पर कर का भार और सिंचाई की सुविधा का अभाव यानी कमी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न, ब्रिटिश काल में भारत का निर्धनता का कारण क्या था? भारत में निर्धनता का कारण था खेती की दुर्दशा, और इसके अलावा कुटीर उद्योगों का विनाश, अधिक और कष्टदायी भूमि कर। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रवाह या निर्गम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्रवाह या निर्गम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, दादा भाई नौरोजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जानते हैं? तो ये दादा भाई नौरोजी को ही जानते हैं। अगला प्रश्न, दादा भाई नौरोजी ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य कब चुने गए? तो दादा भाई नौरोजी ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य जो चुने गए थे, वो चुने गए थे 1892 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस पुस्तक को लिखा है दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में निम्नलिखित में से किसका समावेश किया है इस पुस्तक में? तो उन्होंने समावेश किया है भारत में अंग्रेजों के शोषण का तर्कपूर्ण विवेचन किया है, भारतीय वित्त की समस्याओं का वर्णन किया है इस पुस्तक में, और निर्गम सिद्धांत का प्रतिपादन किया है दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक में। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, ऊपर सभी चीज़ों का वर्णन किया है। ध्यान रखेंगे इस बात को। दादा भाई नौरोजी की अगर बात की जाए तो बड़े अच्छे विद्वान हैं ये। और आपको बता दूं कि 1825 में इनका जन्म होता है, 1917 में मृत्यु हो जाती है दादा भाई नौरोजी की। कांग्रेस के संस्थापकों में से एक है दादा भाई नौरोजी, और बड़े अच्छे विद्वान ने अपने समय के। और इन्होंने प्रवाह का सिद्धांत दिया, निर्गम अथवा प्रवाह का सिद्धांत जिसको ड्रेन थ्योरी बोलते हैं। ये भारत का पितामह इनको कहा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये कई सारे मतलब की चीज़ें इनके बारे में कही जाती हैं। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कि कौटिल्य को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? कौटिल्य को किस नाम से जानते हैं? फटाफट से आप बताएंगे। कौटिल्य को किस नाम से जानते हैं? तो कौटिल्य को विष्णुगुप्त और चाणक्य दोनों नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का रचयिता निम्नलिखित में से कौन था? अर्थशास्त्र के रचयिता है कौटिल्य यानी कि चाणक्य जी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस व्यवसाय को कौटिल्य ने सर्वाधिक महत्व प्रदान किया था? तो कौटिल्य ने व्यापार, उद्योग, खनन या कृषि, इन चारों में से किसको अच्छा स्थान प्राप्त किया उन्होंने? मतलब कि एक सबसे प्रमुख स्थान दिया था, सर्वाधिक महत्व प्रदान किया कौटिल्य ने, तो कृषि को ज़्यादा महत्व दिया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी देनी चाहिए। कौटिल्य के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी जीवन निर्वाह के स्तर के अनुरूप देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट मतलब ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कि कौटिल्य के समय में सार्वजनिक व्यय की मदें क्या थी? कौटिल्य के समय में सार्वजनिक व्यय की जो मदें थी वो कैसे क्या थी? वो थी प्रतिरक्षा व्यय, सरकारी भंडारों की सुरक्षा और प्रशासनिक व्यय। ये सभी ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, इनमें से सभी। तो ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे जिनके बारे में हमने बताया। इन प्रश्नों को आप याद कर लीजिएगा। कौटिल्य के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो कौटिल्य जो है ये, इनका विष्णुगुप्त नाम है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे विष्णुगुप्त जी, चाणक्य जी, और उन्होंने ही इनको गद्दी पर बैठाया था। 321 ईस्वी में गद्दी पर बैठाया था कौटिल्य ने किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है, जो कुछ भी है वो इन्हीं की वजह से थे। ठीक है। और कौटिल्य पहले घनानंद के दरबार में रहते थे। नंदवंश का अंतिम शासक है वो। उसके बाद में फिर उसने बहुत सारी चीज़ें करी। तो फिर उसके बाद में जो है मतलब उसको यहाँ मतलब कौटिल्य को कोई बात को लेकर के वहाँ से कौटिल्य को अपमानित करते हैं घनानंद। तो कौटिल्य प्रण लेते हैं कि भाई अब नंद वंश को मैं समाप्त करूंगा, अखंड भारत का
जो है स्थापना करूँगा। और कौटिल्य करते भी हैं, और चाणक्य जो है मतलब एक प्रकार से कौटिल्य जो है एक बच्चे को उठाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य नाम के, और उसको एक राजा बनाते हैं, नंद वंश को खत्म करते हैं और एक अखंड भारत की कल्पना करते हैं, एक जो है मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। तो ये बड़े विद्वान आदमी थे, बहुत ज़्यादा विद्वान आदमी थे कौटिल्य। इनके अर्थशास्त्र रचना पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा सारी बातें। तो अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग भारतीय वाङ्मय में विस्तृत रूप से हुआ। महाभारत में अर्जुन को अर्थशास्त्र का ज्ञाता कहा जाता है। ओके, कौटिल्य के अनुसार पृथ्वी के लाभ का पालन का शास्त्र है अर्थशास्त्र, और यह परिभाषा है वार्ता केवल एक इसके एक भाग का नाम है। इस तरीके से आप देखिएगा कौटिल्य अलग अलग तरीके से कहते हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र की परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि अर्थ मनुष्य के जीवन की वृत्ति का आधार है। ठीक है, तो कई बातें बताते हैं, तो ये सब परीक्षा की दृष्टि से आपके इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।